हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के सिंह फिजिक्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिकली फ़िज़िक्स का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग फिज़िक्स में एंटर करते हैं कि कैसे फ़िज़िक्स में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो फिजिक्स की होती है वो है मैकेनिक्स की। देखिए मैकेनिक्स को, एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, मैकेनिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को मैकेनिक्स ही टफ लगता है, बट अगर आप मेरे साथ सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो मैकेनिक्स आपको सबसे आसान लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स है क्या। Mechanics is the branch of physics that deals response of bodies under the action of force. That deals response of body under the action of It is the branch of physics, or that mechanics is the branch of physics that deals response of body under the action of force। मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होगा। हो सकता है बॉडी स्टेशनरी हो सकता है बॉडी में मोशन आ जाए, हो सकता है बॉडी का शेप और साइज बदल जाए। उसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। तो मैंने क्या कहा, हो सकता है बॉडी स्टेशनरी में हो, या बॉडी में मोशन आ जाए, या बॉडी में तीसरा क्या, शेप एंड साइज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मैकेनिक्स ये था आपका, इसी को मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का मैकेनिक्स। दूसरा आपका है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। और तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मतलब ये हुआ, अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप साइज में कोई चेंज ना आए। दैट मीन्स अगर बॉडी के हम 2 पार्टिकल ले लें तो उनकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज द बॉडी इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट देन देयर इज़ नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी 2 पार्टिकल्स, उसको रिजिड बॉडी कहेंगे। और डिफॉर्मेबल बॉडी उसको कहेंगे अगर हम फोर्स लगाएं बॉडी की शेप और साइज में चेंज आ जाए तो उसको कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। और तीसरा आपको फ्लूइड, जिसमें शेप साइज आपका इसमें बदलता है। तो पूरी फिजिक्स या पूरे मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि स्टार्टिंग पार्ट रोटेशनल मोशन तक ये है, उसके बाद आपका ये इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, फ्लूइड पढ़ेंगे, और लास्ट जो एसएचएम वगैरह है वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। अब हम लोग रिजिड बॉडी में देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। चूँकि इसके शेप साइज में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, दो पार्टिकल के बीच में कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डायनामिक्स और दूसरा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हम उस ब्रांच को कहेंगे अगर हम फोर्स लगाएं और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, स्टेशनरी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रिजिड बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। बेसिकली कंप्लीटली जो मैकेनिक्स है वह न्यूटन्स लॉज पे बेस्ड है। तो ये जो पार्ट है स्टैटिक्स, ये न्यूटन्स फर्स्ट और थर्ड लॉ पे बेस्ड है। किस पे है, प्राइमरली फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। डायनामिक्स किसको कहेंगे, अगर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी किस में आ जाए, डायनामिक का मतलब मोशन में। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स ऑन एनी रिजिड बॉडी एंड बॉडी will move, or body is in
डायनेमिक पोजीशन, तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक्स। एंड द डायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। सेकेंड और थर्ड लॉ पे बेस्ड है डायनेमिक्स, और ये मेनली आपका फर्स्ट और थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अब बात करते हैं डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का दो पार्ट में डिवीजन किया गया, ठीक है। कौन कौन सा? काइनेमेटिक्स, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स किसको कहेंगे? काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम उस काज या उस रीजन की स्टडी नहीं करते जिसकी वजह से बॉडी में मोशन हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि किसी बॉडी में मोशन क्यों हो रहा है? जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हम फोर्स को ना कंसीडर करें, मतलब उसकी स्टडी ना करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो विदाउट कंसिडरिंग का मतलब फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करनी है। अब काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स वह ब्रांच होती है डायनेमिक्स की जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन की भी स्टडी करते हैं। कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम और आपका डिस्प्लेसमेंट इसकी स्टडी करते हैं। और इसमें आपका क्या करेंगे? कॉज ऑफ मोशन की भी स्टडी, मतलब फोर्स की भी स्टडी करेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM है, और ये है आपका जो है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे, बट फोर्स के बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे। तो ये तो रहा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का डिवीजन। अब चूंकि हम लोग डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, डायनेमिक्स का मतलब बॉडी किस में है? मोशन में है। तो मोशन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कितने वैरायटी का मोशन होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए अब टाइप्स ऑफ मोशन और किस तरह से आपका काइनेमेटिक्स को डिवाइड किया गया है। मोशन का डिवीजन जो है वो 3 पार्ट है बेटा। सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा आपका रोटेटरी मोशन, और तीसरा आपका थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। ये आपका रोटेशनल मोशन फिजिक्स का बीच का पार्ट है, मिड पार्ट फिजिक्स का। वाइब्रेटरी मोशन जो SHM वगैरह आप पढ़ते हैं, ये आपका लास्ट पार्ट है फिजिक्स का। और ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल के पहले का पार्ट, ये आप पढ़ते हैं। अब हम इसकी तो अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ट्रांसलेटरी मोशन का थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? लीनियर मोशन और दूसरा आपका कर्विलीनियर मोशन। ठीक है। कर्विलीनियर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 2 टॉपिक। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? कर्विलीनियर मोशन में आप बल्कि एक काम करिए, इसको इधर कर लीजिए यूसीएम, और इसमें कर्विलीनियर मोशन में कर लीजिए 2 डायमेंशनल मोशन और आपका 3 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल और यूसीएम आपको पढ़ना है। अब ये लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसमें आपका 2 तरह का है। नॉन एक्सिलरेटेड मोशन और दूसरा आपका एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखिए यहाँ पे इसको आप चाहें तो चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। फिर मैं आपको नॉन एक्सिलरेटेड मोशन में आप क्लास 6 7 में पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तो ये तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पार्ट में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बात आती है एक्सीलरेटेड मोशन की। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं क्या है, क्योंकि मेन यही पढ़ना है। अब अगर हम बात करें इस एक्सीलरेटेड मोशन की, तो एक्सीलरेटेड मोशन में सबसे पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में दो तरह का आपका है, हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा आपका वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको पता है कि वहाँ एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हॉरिजॉन्टल मान लीजिए कार किसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। तो दो इसमें पढ़ने हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। दूसरा मतलब एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब अगर ऐसा मोशन जिसमें एक्सीलरेशन हो। अब एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन में देखिए एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा मोशन का आपका फ्लो चार्ट। पहले क्या बताया, मोशन के तीन पार्ट, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। हमें ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन में दो पार्ट, लीनियर मोशन और दूसरा यहाँ आपको बताया था कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर में दो पार्ट, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में आपका लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन में आपका नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है या एक्सीलरेटेड हो सकता है। नॉन एक्सीलरेटेड में आपका सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हुआ, अब एक्सीलरेशन अगर है तो हो सकता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो सकता है वेरिएबल एक्सीलरेशन हो। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर है तो दो तरह का मोशन आपको पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। और वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो हो सकता है एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो, एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ इस फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। ये तो कंप्लीट रहा आपका एक चार्ट कि हम लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स का कैसे डिवीजन है और मोशन को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट हो रहा है हमारा काइनेमेटिक्स और उसमें भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले समझते हैं मोशन किसको कहेंगे और रेस्ट किसको कहेंगे। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग बेटा मोशन की। तो मोशन है क्या, ठीक है, मोशन और रेस्ट इसको समझते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह जगह होती है जहाँ से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टडी द मोशन। मोशन की स्टडी करते हैं जहाँ से, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने पढ़ा होगा कि दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो न्यूटन्स लॉज हैं बेसिकली वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। अब नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ अगर नहीं लग रहा है तो आपको वहाँ बताएंगे। बेसिकली ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि ये दो तरह का होता है। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड है, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। तो अगर वैलिड नहीं है तो न्यूटन्स लॉज अगर हमें लगाना है तो एक नए फोर्स का उदय होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स को अप्लाई करके हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये जानिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। बाकी इसकी स्टडी हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे, ये कितने तरह का होता है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या इसी चैप्टर में काइनेमेटिक्स में जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो एक दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी कि
कौन सी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आपका टाइम, याद रखिएगा टाइम किसी भी फ्रेम में हो, चाहे इनर्शियल हो से आप मेजरमेंट करें चाहे नॉन इनर्शियल से, टाइम हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या इंडिविजुअल फोर्स, ये 3 चीज़ें ऐसे ही ध्यान रखिएगा, टाइम, इंडिविजुअल फोर्स और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम, दैट इज़ यह इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम समझते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। पहली चीज़, रेस्ट किसको कहेंगे, कोई भी बॉडी अगर टाइम के साथ किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन नहीं बदलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। मान लीजिए मेरे सामने कार खड़ी है और अभी मैं 11 बज रहा है और 11:30 बजे तक मैं इसको देख रहा हूँ, कार यहीं खड़ी है और मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में टाइम तो बढ़ रहा है बट कार की पोजीशन कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब कार क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट किसको कहेंगे, बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेड विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मोशन किसको कहेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मान लीजिए कार है और अभी मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, मान लीजिए 11:05 वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब वह बॉडी क्या है, मोशन में है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर आता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ट्रेन है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा है बाहर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए ऑब्जर्वर ये है O1 और दूसरा ऑब्जर्वर इसमें है ट्रेन के कंपार्टमेंट में O2, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए O1 से कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो पर्सन है, मान लीजिए इनका नाम है A, तो ये जो A भाई साहब है यह रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये क्या बताएगा, यह कहेगा कि चूँकि ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो इसका मतलब उसी के साथ ये भी मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन बदल रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यह आपका मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर O1 के। लेकिन अगर इससे पूछा जाए O2 से कि बताओ भाई ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपको देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह किस में है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये जो A है यह रेस्ट में भी है और मोशन में भी है कि नहीं है, यह इस पर डिपेंड करता है हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ट्रेन फ्रेम में है तो यह रेस्ट में है और अगर प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है तो ये मोशन में है। दैट मीन्स अबाउट ए पर्सन ए इज इन रेस्ट एंड मोशन डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम। समझ में आ गई होगी मुझे बात, मतलब ये है कि इस ए पर्सन को हम रेस्ट में भी कह सकते हैं, मोशन में भी कह सकते हैं, यह डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है या किस फ्रेम में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट किसको कहेंगे और मोशन में किसको कहेंगे। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताया कि रेस्ट और मोशन बेसिकली रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अब इस रेस्ट और मोशन को पढ़ने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, फ्रेम किसको कहेंगे, हालांकि उसका डिस्कशन हम लोग बेटा न्यूटन्स लॉ में करेंगे। अब हम लोग मोशन को पढ़ने के लिए उसके कुछ बेसिक वेरिएबल्स हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आप डिस्टेंस किसको कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहली चीज़, डिस्टेंस जो है वह स्केलर है कि वेक्टर है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। देखिए मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट।
वेक्टर अगर है डिस्प्लेसमेंट तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये याद रखिएगा बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मान लीजिए कोई आदमी है ए से चला और यहाँ बी पर पहुँच गया, ठीक है, तो पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। इनिशियल से फाइनल की तरफ जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगा, यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। अब इसको समझते हैं कि डिस्टेंस कहेंगे किसको। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे टहलते टहलते बी पर पहुँच गए, ठीक, इस रास्ते से घूमते घूमते पहुँच गए ऐसे। तो ये जो इस रास्ते की लेंथ होगी, जो पाथ की एक्चुअल पाथ यही है जिस रास्ते से हम गए, एक्चुअल पाथ जो है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, हमें रास्ते से मतलब नहीं है हम कैसे गए, सिर्फ हम इनिशियल को देखेंगे और किसको देखेंगे, फाइनल को। इसको ज्वाइन कर दिए सीधे सीधे। ये है जो ए से बी की तरफ गया डायरेक्ट वेक्टर, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रहा और ये क्या रहा आपका, डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखिएगा बेटा। अच्छा, मान लीजिए मैं ए से बी डायरेक्ट यहाँ से गया होता, इसी रास्ते पे गया होता, तब तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो कम होगा या तो फिर क्या होगा, बराबर हो सकता है। देखिए इस केस में अगर सेम रास्ते से गए तो बराबर हो गया, और अगर किसी और रास्ते से गए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। और किस तरह से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मार्क करेंगे ये आपको याद रखना है, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो एक्चुअल जो पाथ है उसकी लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन कर दें तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा और यूनिक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे। और ए से बी की तरफ जो वेक्टर होगा इसी को हम क्या कहेंगे, इसका डायरेक्शन, ठीक है। और इसको समझते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दूसरी चीज़, डिस्टेंस हमेशा जो होगा वह एक एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन से हम कोई मेजरमेंट हम लोग जो भी करते हैं, कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से। मान लीजिए यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं और यहाँ से कोई आदमी 5 मीटर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ गया ए पर। ये कितना है, ये 5 मीटर, ठीक, यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पर। अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 5 मीटर। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर इसको मान लीजिए ईस्ट मान लेते हैं या एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान लेते हैं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज के लिए हाउस है, इसका घर है, कोई लड़का है, ये इसका घर है, और यहाँ ए पर क्या है, उसका स्कूल है, ठीक है। और मान लीजिए ओरिजिन से इधर आपका 3 मीटर पे उसके दोस्त का घर है। कौन है यहाँ पे, उसका दोस्त है, ठीक है। समझते हैं इसको। अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, और दोनों आपका क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए यहाँ से लौट करके यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पर, आपको मान लीजिए पॉइंट बी, तो अब डिस्टेंस कितना होगा बताइए। 5 गया, 1 2 और 3 लौट गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, डिस्टेंस समझिए 5 + 3 कितना हो गया आपका, 8, ठीक, 8 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कौन बताएगा बेटा, देखो हमेशा मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। इनिशियल तो ये था, फाइनल ये है, तो कितना हो गया ये 1 और 2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, 2 मीटर, और पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए
अब मान लीजिए यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया इस पॉइंट पर, फिर यहाँ ए तक गया, लौट करके यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 10 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों चूँकि एक ही पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ आ गया, 1 2 3 मीटर यहाँ आ गया, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ C। तो पहले इस O से A गया और A से C तक आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखिए कितना हो गया? 5 गया, 5 आया 10, और 3 इधर गया, तो कितना हो गया? 5 + 5 + 3 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट तो ये था ना, फाइनल कितना है इधर, तो कितना है ये? 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। लेकिन किधर होगा ये? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब हम इसका डायरेक्शन बताएंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, -3 मीटर भी लिख सकते हैं, या वेक्टर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? -3i कैप। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस, अच्छा इस ओ पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और लेते हैं इस पर एक्सप्लेनेशन और आपको देते हैं 2-4 एग्जाम्पल इस पर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ए से बी तक वो गया, ठीक है, लेकिन इस पाथ से गया, ऐसे ऐसे टलते गया, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, और आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा, देखिए सरकमफ्रेंस पूरी सर्किल का क्या होता है? 2πr, तो आधा है, तो कितना हो जाएगा आपका? πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो सीधे सीधे ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये हो गया 2r के इक्वल। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं इस पे। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और मैंने किसी बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका और ये यहाँ हाइट तक गया और लौट आ गया, ठीक। मान लीजिए हाइट जो है आपका h है, तो अगर इसमें पूछा जाए आपको डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, तो डिस्टेंस h गया और h आया, तो कितना हो गया? h + h = 2h। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो गया ऊपर और फिर वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा? सेम हो गया, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर भी इसको कहते हैं, है ना। आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका, और यहाँ पे 0 वेक्टर किसको कहते हैं? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और इसको 0 वेक्टर कहते हैं। और आपको बताया था 0 वेक्टर का कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए और समझते हैं बेटा, ताकि इस पे क्वेश्चन आप कर सको आसानी से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर गए, इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर, यहाँ से चले आप ए से बी गए और बी से सी। आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 3 इधर, 3 मीटर, 4 इधर, तो कितना हो गया? 3 + 4 = 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करिए ये, और आपको पता है कि ये आप ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? √3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो √16 और 9, तो कितना हो जाएगा? 25 रूट, और ये आपका आ जाएगा 5। समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। और देखिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए मान लीजिए ये आपका 2 एग्जाम्पल लेते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए पूरा। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है h हाइट की, ठीक। यहाँ से हमने एक बॉल थ्रो किया, ठीक है, और ये यहाँ से कुछ गया और यहाँ आ गया, ठीक। ये छत से इसकी हाइट स्मॉल h है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं
इस पॉइंट पर 2-3 पॉइंट ले रहा हूँ, ए बी और आपका सी पॉइंट, और ये मोशन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट ओ से, ठीक है। तो अगर ओ से ए तक की हम बात करें तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से ए तक कितनी डिस्टेंस कवर किया, एच, तो ये हो जाएगा स्मॉल एच, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, स्मॉल एच। डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर, अपवर्ड, ठीक है। अगर हम ओ से बॉल यहाँ गया ओ बी तक का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एच ऊपर गया और एच नीचे आया, इसी के सीध में है ये पॉइंट, तो इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल एच प्लस एच इक्वल टू 2h। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ है तो एच गया और एच आया तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर सी पॉइंट की बात करें ओ सी का, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, पहले डिस्टेंस की बात है, एच आया 2h और प्लस ये कैपिटल एच, तो इसका डिस्टेंस आपका हो जाएगा h प्लस एच प्लस कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा 2h प्लस कैपिटल एच। और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल एच, ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। और समझते हैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और एक सर्कल का। ठीक, ये सर्कल मान लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ से चला ए से, ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है इसका, है ना, ए से चला बी पे पहुँचा, बी से सी पे पहुँचा, सी से डी पे पहुँचा और डी से ए पे पहुँच गया। तो अगर मैं ए से बी तक की बात करूँ तो आपसे पूछा जाए कि ए से बी तक जाने में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 है, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, उसका कितना है, 1/4। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या तरीका है बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, ये है, तो देखिए ये आर है तो ये भी आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, r√2, ठीक है। ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r√2। अब देखिए अगर ए से सी तक की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा, मतलब हाफ ऑफ 2 पाई आर, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये आर और ये आर, तो कितना हो जाएगा आपका 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। समझ में आ गई बात। अब ए से सी तक की बात करें, ऐसे ऐसे टलते टलते यहाँ आ गया, सॉरी डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा अब कितना हो गया बेटा, 3/4, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, ये तो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट देखिए फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ये आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर ये आ जाएगा r√2, हाँ डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा r√2। और ये पूरा चक्कर काटने के बाद अगर यहाँ पहुँच गया तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए और इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए कि किस तरह से आप निकालेंगे। अब देखिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड है क्या है, ऐसे समझिए एक पार्टिकल है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ऐसे वो मूव है एंटी क्लॉकवाइज, जिसका रेडियस है r,
ठीक। और इसका जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में यह पूरा यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और पूरा चक्कर काट के यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड में इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इफ़ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r and its time period is 40 seconds, then find out the distance and displacement covered by the particle in 2 minutes and 20 seconds. Is that clear? अब 2 मिनट और 20 सेकेंड, तो इसका मतलब होगा 60 दूना 120 और 20 140, इतने सेकेंड में। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 40 3 120, 3, तो इसका मतलब हो गया 3 कंप्लीट राउंड हो गया और हाफ राउंड हो गया। देखिए 40 से डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा और 20 सेकेंड बचेगा। तो चूँकि 40 सेकेंड में एक चक्कर, 80 में 2, 120 में 3 चक्कर, और बचता कितना है? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में फिर आपका आधा चक्कर, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचाया। फिर इसका मतलब टोटल कितने राउंड लगाता है? 3.5 राउंड। ठीक है, हाफ राउंड। तो डिस्टेंस कितना होगा? अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। तो 3 राउंड में कितना हो गया? 6 पाई आर। और आधे राउंड में यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? पाई आर। तो इसका मतलब हो गया 3 राउंड का हो गया 3 × 2 पाई आर और आधे राउंड का हो गया पाई आर। तो कितना हो गया बेटा आपका? टोटल 7 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में रास्ते से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करिए आप। तो ये कितना हो गया? 2r के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 2r। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला गया है। चलिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कियां हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एलएन के मॉड्यूल में भी सीट में ही मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि स्केटिंग ग्राउंड है और सर्कुलर है। ठीक, इसका रेडियस आपको दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 200 मीटर। ठीक, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है Q, दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। एक लड़की कुछ इस रास्ते से जाती है और यहाँ पे पहुँच जाती है Q पर। A है, मान लो इस लड़की का नाम क्या है? A। और दूसरा इस रास्ते से जाती है B, और तीसरा ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच जाती है, इसको कहा गया C। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। तीनों केस में एक लड़की ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। तीनों केस में पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट तीनों लड़कियों का क्या होगा। दूसरी चीज़, कौन सी लड़की ऐसी है जिसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो देखिए, चले तो तीनों लड़कियां यहीं से और पहुँचे यहाँ Q पर। तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन किया तो आपको ये रास्ता मिला। तो अच्छा, ये R कितना दिया? 200। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 2r हो जाएगा, मतलब 400 मीटर। और कौन से लड़की का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? ये जो B है, क्योंकि यह इसी पाथ से गई है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आपको एलएन के सीट में भी मिलेगा ये। ठीक है, चलिए इसको नोट करते जाइए क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं कि एक पहिया है, ठीक है, सर्कुलर, ध्यान दीजिएगा, ये रोड पे ऐसे है ये। ठीक,
तो इसमें आपका इसका रेडियस मान लीजिए क्या है r, इसका रेडियस क्या दे रखा कैपिटल R। मान लीजिए एक पॉइंट है P जो ज़मीन पे टच कर रहा है, एक पहिया मान लीजिए साइकिल का पहिया ऐसे ज़मीन पे खड़ा है, ठीक। और ये इसको हमने चलाया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आगे मूव कर रहा है, स्किड नहीं कर रहा है। तो आधे चक्कर में ये पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाएगा, हाफ राउंड में। हाफ राउंड है, रोटेट किया तो मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा बेटा। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता है कि कोई भी पहिया या सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक चक्कर में कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब 2πr। लेकिन ये कितना चक्कर लगाया, आधा। मतलब इसकी जो लीनियर डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 2πr का हाफ, मतलब πr। और ये पॉइंट P जो नीचे था आधे चक्कर में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक। तो पूछा ये गया है, ये जो पॉइंट नीचे ज़मीन पर टच कर रहा था, ये आधे चक्कर बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए आधे चक्कर बाद ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए सीधे सीधे, और ये आपको पता है कितना हो जाएगा, 2r के बराबर। ये आपको पता ही है πr, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, अंडर रूट πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। सॉरी, रेडियस आपका कैपिटल R दिया था, तो कैपिटल R लिख लीजिए, यहाँ पे भी कैपिटल R कर लीजिए, और ये 2 कैपिटल R का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा 4। तो ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्वेश्चन 1-2 करते हैं इसमें बेटा, नोट कर लीजिए चाहें तो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट कर लिए होंगे आप। और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है या एक आदमी मान लीजिए, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है जो सबसे पहले 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। किधर जाता है, 4 मीटर, मान लीजिए ईस्ट है 4 मीटर, ठीक है। फिर कहाँ जाता है, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। उसके बाद 12 मीटर का एक पोल है, आगे उसको मिलता है, उस पोल पर चढ़ जाता है। ये क्या चीज़ है, पोल पे। तो इसका पूछा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को, क्या दिया है, एक आदमी है 4 मीटर पहले गया इधर, मान लीजिए ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। फिर उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ में गया, और नॉर्थ में जब 3 मीटर पहुंचा तो उसको एक वहाँ पोल मिला। कितना ऊंचा है पोल, 12 मीटर, उस पर चढ़ गया। तो पूछा ये जा रहा उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। कुछ इस तरह का है बेटा, समझिए इसको ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप एक काम करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, ठीक। 4 मीटर किधर गया ये, ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 4 यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर। फिर 3 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ, तो ये कुछ यहाँ पहुँचा, 1 2 3, ये हो गया 3 मीटर। ये जैसे बंदा यहाँ पहुँचा, पहले यहाँ गया फिर इधर गया, यहाँ पे इसको एक पोल मिल गया, ऐसे पोल खड़ा होगा ये, क्योंकि ज़मीन में पोल खड़ा होगा। अब यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइन करना, आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आपका 12 मीटर है। अच्छा, अगर हम इसको ध्यान रखिएगा, जब भी 3D के क्वेश्चन करिएगा इस तरह से, तो आप वेक्टर से सॉल्व करिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने लिख दिया A, और जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है 12 मीटर पे, इसको D कर दूँ, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर AD 4I, चूँकि x डायरेक्शन में है, और ये y डायरेक्शन में, प्लस 3J प्लस, अब ये देखिए Z डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो इसको ये कितना मीटर दिया पोल, 12 मीटर, तो 12K कैप, यह इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस देखिए 4 और 3 7, और 7 और 12 19 मीटर, तो ये हो गया 19 मीटर। बट मेन है डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में निकल गया, बट मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
मॉड ऑफ ए डी अंडर रूट वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, ये ऐड करेंगे तो 25 प्लस 144 169 और ये आपका आ जाएगा 13। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वह हो गया 13 मीटर और जो डिस्टेंस है वह क्या आपका 19 मीटर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन। फिर आपको 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं इस पर, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल और इस पे करते हैं ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक आदमी है जो सेमी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसका रेडियस कितना है 40 मीटर। ये ऐसे, अभी हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, ए से ऐसे आदमी चल रहा है, ऐसे ये रास्ता नहीं है उसका, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जा रहा है। इसका रेडियस दे रखा है r = 40 मीटर, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, पहली चीज़ डिस्टेंस ये 2πr का आधा, मतलब कितना हो जाएगा πr, r कितना दिया है 40, तो 40 और पाई, समझ में आ गया। ये तो डिस्टेंस हो गया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ही है और फाइनल पॉइंट ही है, तो 2r के इक्वल हो जाएगा। तो 2r का मतलब 2 × 40 कितना हो जाएगा 80 मीटर। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इस सवाल में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और 3D का कराता हूँ। जो भी मैंने जो बताया कि एक आदमी है जो 4 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, फिर पोल पे चढ़ गया, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक लड़का है, पहले ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं फिगर बनाता हूँ। पहले 50 मीटर अपने वो घर से चलता है कैफ़े के लिए, साइबर कैफ़े मान लीजिए वो जा रहा है। तो पहले 50 मीटर किधर जाता है वो, मान लीजिए आपका 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद यह 40 मीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। और फिर 20 मीटर आपका किधर जाता है साउथ डायरेक्शन में, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं बेटा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका ये होगा कि इसको ड्रॉ कर लो। 50 मीटर किधर गया नॉर्थ, तो मान लीजिए यहाँ से चला इस पॉइंट से और ये 50 मीटर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये हो गया 50 मीटर। फिर 40 मीटर किधर गया है इस डायरेक्शन में, देखिए वेक्टर जोड़ना आपको बताया था, तो ये आपका हो गया 40 मीटर। फिर कह रहा 20 मीटर किधर आ गया साउथ, तो इधर आपका साउथ होता है, ये आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये 20 मीटर साउथ आया, तो ये देखिए 50 है ये, तो थोड़ा एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए 20 मीटर, ठीक है। अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है। डिस्टेंस ये कैफे पहुंच गया 50, 40, 90 और 20 110 110 मीटर, ये तो एक्चुअल बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये देखिए इसको ज्वाइन करिए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, लेकिन ये निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को अगर हम ए कह दें और इसको बी कह दें, ठीक है, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, आपने पॉलीगन लॉ पढ़ा है। इस वेक्टर को जोड़ा, ये ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस में है, इसको जे लिख दिया। फिर ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है 40i कैप हो गया, माइनस ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वाई के नेगेटिव डायरेक्शन, तो -20j कैप। सॉल्व कर लिए इसको, तो 40i प्लस कितना हो गया 30j कैप, ये हो गया वेक्टर ए बी, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें हम लोग ए बी दिस, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए √40 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1600, ये 900, 2500, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो यह वेक्टर ए बी का मॉड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन इसका है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे इसका। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन आपको बताया गया है
याद करिए वेक्टर ए दिया हुआ होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ये एंगल किस से होती थी? एक्स एक्सिस से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट कितना है? 30/40। कैंसिल होके 3/4। आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड एंगल है 3/4 मतलब 37 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 37 डिग्री। मुझे लगता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे ताकि अगली क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम लोग मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो मोशंस के जो वेरिएबल हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।